अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस सीरीज़ पार्ट 9। इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स की पॉलिटिकल थाट पे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे और जानेंगे कार्ल मार्क्स की जो है कुछ लाइफ के हिस्से के बारे में। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म उसने जो अपनी थ्योरी दी थी, जिस पे उसने बेस करके अपना हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म दिया। क्लास स्ट्रगल, रेवोल्यूशन, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी एंड क्लासलेस सोसाइटी, जिसे हम कम्युनिज्म कहते हैं, ठीक है, और थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। तो इसका असली नाम जो था कार्ल हेनरिक मार्क्स था, जो 1828 ईस्वी में पैदा हुआ और 1883 ईस्वी में उसने वफात पाई। इस पिक्चर में जिसके बाल जो सफ़ेद हैं, दाढ़ी वाला बंदा है जो इधर लेफ़्ट साइड पर, ये कार्ल मार्क्स है। और इसकी साइड में जो दूसरा बंदा है जिसके बाल काले हैं, वो इसका दोस्त था फ्रेडरिक एंजल्स। उस पर भी हम बात करते हैं। तो कार्ल मार्क्स जो था वो ट्रायर में पैदा हुआ, प्रूशिया जर्मनी में। वो एक लॉयर का बेटा था। उसका जो बाप था वो मैन ऑफ इनलाइटनमेंट था। उसके जो पेरेंट्स थे वो पहले जूस थे, फिर बाद में वो क्रिश्चियन ईसाई बने। तो ये पहले 13 साल घर पर पढ़ा। तो ये बाद में जो इसने ग्रेजुएशन की ट्रायर जिम्नाशियम से, और इसने जो तालीम हासिल की वो लॉ, फ़िलासफ़ी और हिस्ट्री में की यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न एंड बर्लिन से। इसने जेनी वैन वेस्टफैलन से शादी की। वो कैंसर की वजह से 1881 ईस्वी में उसने वफ़ात पाई। इसके 7 बच्चे थे और सिर्फ जो है वो 3 ही सरवाइव कर पाए, बाकी जो हैं वो फौत हो गए, क्योंकि ये बहुत गरीब था जो है बेसिकली कार्ल मार्क्स, ठीक। मेजर सोर्स ऑफ इनकम जो था कार्ल मार्क्स का, वो उसका दोस्त था फ्रेडरिक एंजल, जो पिक्चर में आप देख सकते हैं राइट साइड पर। तो वो बहुत सपोर्ट करता था जो है वो कार्ल मार्क्स को। तो तकरीबन उसने सारी ज़िंदगी कार्ल मार्क्स ने एग्ज़ाइल में गुजारी। वो 1842 ईस्वी में एडिटर बना लिबरल कॉलोनी न्यूज़पेपर का, जो बाद में गवर्नमेंट ने जो है वो उसे बैन कर दिया और फिर बाद में ये पेरिस चला गया। तो इसने क्या किया, जर्मन वर्कर्स पार्टी बनाई अपने जो है वो दोस्त के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में। उसी साल इन्होंने जो है, इसने और इसके दोस्त एंजल्स ने मिलकर जो है फेमस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है वो बुक लिखी। और 1852 ईस्वी से लेकर 1862 ईस्वी तक इसने मुख्तलिफ जो है न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स लिखे, और न्यूयॉर्क ट्रिब्यून में तकरीबन इसके 300 से ज़ायद जो हैं आर्टिकल्स छपे। 1864 ईस्वी में जो है इसने मदद की लंदन में इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन बनाने में। ये जो है वो लंदन में इसने वफ़ात पाई। ये इसकी सारी ज़िंदगी तकरीबन गुर्बत और एग्ज़ाइल में गुजरी, ठीक है, जलावतनी में गुजरी। इसकी फैमिली और फ्रेंड्स ने इसे लंदन में जो है वो दफनाया। इसका जो कब्र है, मुकबरा है, उस पर एक मैसेज लिखा हुआ है, वर्कर्स ऑफ ऑल लैंड यूनाइट, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। बात करते हैं कार्ल मार्क्स की जो है पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी पर। तो कार्ल मार्क्स ने बहुत सारी किताबें लिखी, जिनमें से एक किताब क्रिटिक ऑफ हेगल्स फ़िलासफ़ी भी थी। तो वो हेगल की जो है बहुत सारी जो हैं थ्योरीज को मार्क्स ने कर्टेल किया, और एक थ्योरी जो डायलेक्टिक्स है उसको मॉडिफाई करके जो है अपनी थ्योरी भी थ्योरीज़ में भी अपनाया है कार्ल मार्क्स ने। जैसे कि डायलेक्टिक्स है वो बेसिकली थ्योरी है हेगल की। हेगल उसमें यह कहता है कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी वो ख़ास तौर पर हिस्ट्री की जो हैं वो डेटा, उसको सही से समझने के लिए हमने सच और झूठ दोनों मिलाएंगे। जब बाद में जो चीज़ बनेगी वो साइंथिसिस है, वो मानने लायक है, ठीक है। ये सच और झूठ तो मैं कह रहा हूँ, मतलब थीसिस होगी, कोई उसके अपोजिट कोई चीज़ होगी, उसको मिला के जो हमें मिलेगा वो सिंथेसिस होगा, वो कबूल करने के लायक होगा, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स के और हेगल की डायलेक्टिक्स में क्या फ़र्क है। कार्ल मार्क्स कहता है कि जो भी चेंज होती है, ठीक है, और जो भी इस दुनिया में चेंज है, एवोल्यूशन है, वो मैटर की वजह से है, ठीक। और अपना हेगल कहता है कि वो आइडियाज़ को आइडियाज़ के बारे में मतलब डायलेक्टिक्स देता है कि एक आइडिया, नेगेटिव आइडिया और पॉजिटिव आइडिया हम लाएंगे तो हमें एक नया आइडिया मिलेगा जो कि काबिल कबूल होगा। तो इसी तरह से वो कार्ल मार्क्स मैटर की तरफ, मटेरियलिज्म की तरफ इसको ले आता है, जिसके बाद डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को बेस करके कार्ल मार्क्स अपनी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की थ्योरी देता है। तो चलिए उस पर बात करते हैं। अब हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जो है वो एप्लीकेशन है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की, जिसकी मदद से, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की मदद से कार्ल मार्क्स ने हिस्ट्री को स्टडी करने का जो है एक
तरीका बताया। ठीक है, ये फोकस करती है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ह्यूमन सोसाइटीज़ की डेवलपमेंट्स पे, और उसमें आर्ग्यू करती है कि बेटर की कंडीशंस की वजह से हिस्ट्री में जो है वो चेंज आती है। ठीक है, हिस्ट्री जो भी है वो मैटर की कंडीशंस की वजह से है, ना कि आइडियाज़ की वजह से। ठीक है, तो वो कार्ल मार्क्स को साबित यूं करता है कि मोड ऑफ प्रोडक्शन इन मटेरियल लाइफ डिटरमाइंस द जनरल कैरेक्टर ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल प्रोसेस ऑफ लाइफ। तो वो कहता है कि हर माशरे का एक बेस होता है जिसको वो इकोनॉमिक बेस या फिर मोड ऑफ प्रोडक्शन कहता है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट्स हैं जिस माशरे में बनते हैं वो उसके पीछे दो जो हैं चीज़ें हैं बेस में। एक है कि फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, वो भी डिवाइडेड हैं। एक मींस ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो टूल्स होते हैं, मशीनरी होती है। उसके बाद दूसरी जो है फोर्स ऑफ प्रोडक्शन में आता है लेबर पावर, जो मज़दूर होते हैं। ठीक है, अब ये हो गया एक जो है हिस्सा मोड ऑफ प्रोडक्शन का। दूसरा जो है इसका हिस्सा रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है। और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन ये है कि मतलब जो लेबर है, ठीक है, और जो है बॉस है, उसके बीच बीच में जो रिलेशंस होते हैं। ठीक है, लेबर को जो है वर्कर्स को वो जो पैसे देता है, या फिर वर्कर्स उसको प्रोडक्ट्स बना कर देते हैं, और मशीनरी और इनके बीच में जो सारा कुछ रिलेशन होता है इसको हम रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि सुपर स्ट्रक्चर जो है वो सारा बेस करता है इकोनॉमिक बेस पे, जिसको मोड ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, ये जो है बेस जन्म देता है मुआशरे में, मुआशरे में जो रिलीजन है, आइडियोलॉजीज़ हैं, और सोशल और पॉलिटिकल जो लाइफ है उस पर जो है ये असरअंदाज होता है और उसे जन्म देता है। ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी इज़ बेस्ड ऑन इकोनॉमिक बेस, ये कार्ल मार्क्स की जो है वो कोटेशन है इससे मुतल्लिक। मतलब कार्ल मार्क्स कहना ये चाहता है कि वो कोई भी सोसाइटी है उसका जो सुपर स्ट्रक्चर, मतलब वो सारी सोसाइटी जो है वो बेस करती है इकोनॉमिक बेस पे। अगर इकोनॉमिक बेस में कोई भी तब्दीली आ जाती है, जिससे फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, मींस ऑफ प्रोडक्शन में मतलब नई जो डिस्कवरीज हो जाती हैं, इन्वेंशंस हो जाती हैं, मशीनरी आ जाती है, तो वो इफ़ेक्ट करती है रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन को, और इसी तरह से वो उस जो है सुपर स्ट्रक्चर में चेंज आ जाती है। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं रेवोल्यूशन पे। तो जब इकोनॉमिक बेस में चेंज आ जाती है तो वो रेवोल्यूशन को जो है सोशल रेवोल्यूशन को कॉल करती है। जब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आती है, नई इन्वेंशंस आती हैं, नई मशीनरी आ जाती है, तो वो क्या होता है कि लेबर पावर जो है वो दिन ब दिन कम होता जाता है। ठीक है, तो इसलिए रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आ जाती है। लोगों की जो है वो लेबर्स को जब निकाला जाता है या फिर उन्हें कम जो है मामलत पे रखा जाता है, कम पैसे दिए जाते हैं उनको, क्योंकि मशीन जो है तकरीबन काम करने लगती है, तो लेबर्स को जो है वो एक्सप्लॉइट किया जाता है। फिर जब वो चेंज आ जाती है रिलेशंस में बॉस और लेबर के बीच में, जब एक्सप्लॉइटेशन और चेंज आ जाएगी तो इकोनॉमिक बेस में चेंज आ जाती है, और इससे क्या होता है कि रेवोल्यूशन आ जाता है और क्लास स्ट्रगल की सिचुएशन आ जाती है। अब क्लास स्ट्रगल क्या है उस पर बात करते हैं। तो क्लास स्ट्रगल क्या है कि हर सोसाइटी में मार्क्स कहता है कि क्लासेस होते हैं, एक ओनर्स होते हैं, ठीक है, और दूसरे होते हैं टॉयलर्स। ठीक है, एक कैपिटलिस्ट होता है और दूसरा प्रोलेटेरिएट होता है। ठीक है, तो जो क्लास जो है वो मींस ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया, तो उसको कंट्रोल करता है जो क्लास, वो जो है सोसाइटी को गवर्न करता है, क्योंकि ये नेसेसिटी है, इकोनॉमिक नेसेसिटी होती है लोगों की, और वो जो है उससे सोसाइटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, मतलब जो भी इकोनॉमिक बेस को कंट्रोल करता है तो वही सोसाइटी को जो है वो रूल करता है। जब वो रूल करता है तो वो एक्सप्लॉइट करता है कि दूसरे क्लासेस को, जो होते हैं टॉयलर्स होते हैं या फिर प्रोलेटेरिएट वर्कर्स जो होते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करता है। उनकी सरप्लस जो है वैल्यू वो खुद लेता है। ठीक है, सरप्लस किससे कहते हैं, मतलब कोई भी काम हो जिसमें मुनाफा ज़्यादा होता है, जो कि हक होता है वर्कर का, प्रोलेटेरिएट का, तो वो गज़ब कर लेता है, जो है होता है ऑनर। ठीक है, तो सरप्लस वैल्यू बेसिकली क्या है कि कोई भी काम है जिस की जो है मतलब 10 घंटे में एक काम हो सकता है, उसकी रकम हो मिसाल के तौर पर 500 रुपये। ठीक है, तो जो होता है ऑनर होता है वो वर्कर से जो है 12 घंटे, सॉरी, जो वर्कर है वो 10 घंटे का काम 8 घंटे में कर लेता है। ठीक है, फिर ऑनर क्या करता है, उससे 10 घंटे का ही काम लेता है, जबकि 8 घंटे में वर्कर ने वो काम पूरा कर लिया है। जो 2 घंटे एक्स्ट्रा वर्कर काम करता है इसको सरप्लस कहते हैं, और ये सरप्लस जो है वो
ऑनर होता है जो कैपिटलिस्ट, उसके खाते में चला जाता है। तो यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन हो जाती है। तो जब तक एक्सप्लॉइटेड जो क्लास है, मार्क्स कहता है कि वो रेजिस्ट नहीं करेंगे तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्लास स्ट्रगल जो है वो लीड करता है नेसेसरीली, मार्क्स कहता है कि डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट पे। तो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट क्या है, तो उस पर बात कर। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट जो है वो मार्क्स कहता है कि जो है वायलेंट मैनर से आएगी, ना कि पीसफुल मैनर से। रेवोल्यूशन के ज़रिए से जो है डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट आएगी, ठीक है, जिसमें का नतीजा ये होगा, जब रेवोल्यूशन आएगा वर्कर्स जो हैं वो इक़्तिदार में आ जाएंगे, डोमिनेशन में आ जाएंगे, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फील्ड्स में, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है कैपिटलिज्म से टू कम्युनिज़म जो है सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए रेवोल्यूशन आया है। तो उसमें एक पीरियड होता है, वो होता है डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट का। ये सिर्फ इस तक है कि जब तक सोसाइटी जो है कम्युनिज़म वाली स्टेटलेस और क्लासलेस इस्टेब्लिश नहीं हो जाती, तब तक जो है डिक्टेटरशिप होती है वर्कर्स की, ठीक है। जब डिक्टेटरशिप होती है वर्कर्स की, प्रोलेटेरिएट की, तो उस वक्त सोसाइटी जो है उसमें जो है प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, नॉर्म्स आ जाते हैं जो हैं कम्युनिज़म के, और वो ये हैं कि फ्राम ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, ठीक है। सबके पास जो है वो बराबर की होगी जो है हुकूक, जिसके पास ज़्यादा होगी तो वो उसे देगा, जिसके पास वो चीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो फिर कम्युनिज़म जब इस्टेब्लिश हो जाएगा तो डिक्टेटरशिप जो है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, विदर अवे हो जाएगी, और स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी जन्म लेगी, जैसे वो कार्ल मार्क्स कम्युनिज़म कहता है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हाज़िर होऊंगा बेंथम की पॉलिटिकल थॉट पे। तो जुड़े रहिए। प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया।